नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने ये घोषित कर दिया है, 3-4 बड़ी बातों पर प्रकाश डाल दिया है। चाहे वो राष्ट्रवाद हो बीजेपी का या फिर एक्सप्रेसवे का हाईवे, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है 4 राज्यों में। दूसरी तरफ इतिहास रचा है क्षेत्रीय पार्टी ने, आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा पहली बार हुआ है इस देश में कि एक क्षेत्रीय पार्टी दूसरे राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। अब सवाल यह है कि राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद, जी हां, क्या हम नेशनलिज्म वर्सेस रीजनलिज्म एक बहस इस देश में छेड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का वजूद बतौर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अब खतरे में है। सिर्फ 2 राज्य उनके पास हैं जहां पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार है, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ दीजिए तो। और अब आम आदमी पार्टी के पास भी 2 राज्य हैं जहां पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार है। क्या कहते हैं ये नतीजे, इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत हमारे साथ जो छात्र यहां पर मौजूद है, क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे सवाल इनके मन में है, वो आप लोगों से पूछेंगे। नेतागण का परिचय करा दिया जाए। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और मणिपुर में बीजेपी के प्रभारी। मणिपुर में बड़ी सफलता आपकी पार्टी को मिली है, आपने बहुत मेहनत की है, उसके लिए भी बधाई आपको। केसी त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के सलमान निजामी साहब, नेता कांग्रेस के तौर पर, यहां पर तालियां बजाइए आप लोग। देखिए, तालियां सीट के अनुपात में नहीं बजनी चाहिए। और पंकज शर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। संबित पात्रा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्या ये राष्ट्रवाद था आपका? राष्ट्रवाद था जिसकी वजह से 4 राज्यों में जीत मिला, मतलब वो ग्लू कैसे, क्या था जिसकी वजह से आप 4 राज्य जो आपके थे उसमें बरकरार रह पाए? देखिए, जहां तक इन चुनावों के नतीजों का विषय है, ये एकमात्र चुनाव नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया है। कई वर्षों से, 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाला है, उसके बाद से जिस प्रकार एक के बाद हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपके ग्लू का नाम नरेंद्र मोदी है? ऑफ कोर्स, इस विचार का नाम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व का नाम नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये मेरे नहीं है, नरेंद्र मोदी आज सबके हैं। जिस मां के अकाउंट में 500 रुपए पहुंचा है, नरेंद्र मोदी उसका भी है। जिस मां के घर में गैस सिलेंडर पहुंचा है, जो पहले चूल्हे को फूंक करके कई सिगरेट के बराबर धुएं अपने फेफड़ों में लेती थी, उस मां का भी नरेंद्र मोदी है। जिसके घर में आज उजाला का एक बल्ब जल रहा है, उसके भी नरेंद्र मोदी हैं। और जहां ये एक्सप्रेसवे दौड़ रही हैं, उनका भी नरेंद्र मोदी है। इसलिए नरेंद्र मोदी मेरा नहीं है, हम सबका है। और ये परिश्रम, ये नेतृत्व, ये हमारे लिए भाग्य का विषय है। दूसरा, द इंटेंशन, पार्टी का इंटेंशन क्या है? अच्छा करना। पार्टी का इंटेंशन नहीं है एक परिवार को जीवित रखना। पार्टी का इंटेंशन नहीं है कि एक परिवार के कुछ लोगों का भरण पोषण करना। पार्टी का इंटेंशन है कि किस प्रकार देश आगे बढ़े। एक परिवार के लिए हम नहीं सोचते हैं। पार्टी का इंटेंशन है जातिवाद से आगे बढ़कर देश को वाकई विकास की गाथा की ओर आगे बढ़ाना। ये छोटे विषय नहीं होते हैं अंजना जी। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, कई चुनाव हम हारे भी हैं, कुछ जीते भी हैं, मगर दावे के साथ कह सकता हूं, आज जो भारतीय राजनीति का विमर्श है, वो विमर्श आज बदल गया है। अंजना जी, मैं अंत करूंगा 20 सेकंड में। पहले मैं टीवी ऑन करता था 2014 से पहले, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित होते थे। पता है, आप तो उस समय थी ही, मगर जो बाकी एंकर होते थे वो कैसे करते थे? उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित हो गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा? मुसलमान यहां 30% है, 12% यादव है, 10% यहां जाट है, 5% गुजर है। अब देखना होगा मुस्लिम किस प्रकार से करवट लेगा और वो निर्णय करेगा कि आगे हमारा जो सरकार उत्तर प्रदेश का है वो किस पार्टी की बनेगी। अब ये चर्चा होता है कि इतने गैस सिलेंडर पहुंच गए, 2 करोड़ टॉयलेट खुल गए हैं, 5 करोड़ जो है लोगों को राशन मिल गया है। तो ये जो पैराडिम शिफ्ट है, ये ऐतिहासिक बदलाव है भारत की राजनीति। सलमान निजामी साहब, मोर्चा संभालिए। उन्होंने पहले ही फायर एम्यूनिशन से आप पर हमला बोल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि उनके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास एक परिवार है जो कहीं बोझ तो नहीं बन गया। ये मैं नहीं, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में। हार जीत चलती रहती है पॉलिटिक्स में। भाजपा ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, और अभी लोकतांत्रिक देश में जो मुद्दे इन्होंने हाईलाइट किए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद,
और हिजाब, कभी कुछ, तो लोगों को मिसलीड किया। इन्होंने ये नहीं दिखाया लोगों को कि हमने 5 साल में क्या किया। भारत की जनता झूठ दिखाया ना, झूठ दिखाया। देखिए राजस्थान में तो ये हारे, हमने हराया, मध्य प्रदेश में हमने हराया, छत्तीसगढ़ में हमने हराया। हार जीत चलती रहती है, लेकिन देश को तोड़ने की जो ताकत आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस देश के लिए खतरा है। और कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हम यकीन रखते हैं। अगर किसी नेता ने बात रखी है, उनको हमने जो है बाहर नहीं किया, उनकी बात सुनी। CWC मीटिंग में सब नेताओं ने बात रखी, कहां गलतियां हुई हैं, और उन PCC प्रेसिडेंट्स को कहा गया कि आप रिजाइन करिए। कल से अधीर रंजन चौधरी और सब चुप पड़े कपिल सिब्बल पर। वन मैन शो नहीं, कपिल सिब्बल अगर पार्टी नेतृत्व पे परिवर्तन की बात कोई करता है तो इसको क्यों अनुशासनात्मक तरीके से गलत समझा जाता है? वो भी तो बेहतर ही चाहते हैं ना। कपिल सिब्बल भी तो पुराने नेता है ना कांग्रेस के। नहीं, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करेगी ना। उन्होंने तो बात उनकी सुनी, बीजेपी की भाषा CWC में फैसला हुआ कि इलेक्शन होंगे, नेता चुनेंगे किस नेता को वो पसंद करते हैं। CWC में तो एक्सेप्ट किया गया ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी और अमित शाह ही पूरा देश चलाएंगे, पूरी पार्टी चलाएंगे। कांग्रेस में लोकतंत्र पे विश्वास किया जाता है, और आप देखेंगे हम मजबूती के साथ पहले भी लड़ रहे थे और अगले चुनाव में भी लड़ेंगे, लेकिन विकास की बुनियाद, जवाब उसके बाद त्यागी जी के, ना कि धर्म की बुनियाद। आप धर्म, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, पहले तो मुझे बताइए, ये राहुल गांधी जी का नाम लोकतंत्र कब से हो गया है? मतलब ये शुरू, हम लोकतंत्र बचाएंगे, हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, सब कुछ लोकतांत्रिक, मतलब ये क्या है? मतलब राहुल गांधी को किसी भी कीमत पे आगे बढ़ा के रखना है, चाहे गिरते हैं मैदान जंग। अरे गिरते 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 समाप्त हो गए हो भैया, गिरते हैं उठने के लिए। वो उस शेर को पूरा तो करिए, गिरते हैं उठने के लिए, ताकि फिर से लड़े। गिरे ही जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं हम गिरते हैं, गिरते रहेंगे। ये क्या हार होती रहती है, जीत होती? अरे हार हो रही है, जीत हो ही नहीं रही है। ये सब समझना पड़ेगा। और देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये ना तो अमित शाह जी का काम है, ना नड्डा जी का काम है, और मोदी जी का तो काम कतई नहीं है। कि एक स्ट्रांग कांग्रेस पार्टी का निर्माण वो करेंगे। अब हम करेंगे क्या इनके घर में निर्माण जाके? ये स्ट्रांग पार्टी कैसे होगी कांग्रेस पार्टी? और धर्म के नाम पे हम राजनीति करते हैं? कौन कह रहा है धर्म के नाम पे हम राजनीति करते हैं? मैं तो गर्व से कहता हूं, राम मंदिर बनवाया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को रखा, निर्देश के बाद राम मंदिर बना। आप मुझे पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा दीजिए कितनी बार राम मंदिर के नाम पे हमने वोट मांगा है, जबकि हमें मांगना चाहिए था, मांग सकते थे। बिल्कुल गर्व से कहता हूं, राम मंदिर एक बहुत बड़ा धरोहर है इस देश का, मगर हमने टिकट भी दिया और मांगा भी वोट। कहां बिजली पहुंची है, कहां सड़क बनी है? हर चुनाव के भाषण को उठा के देखिए। हिजाब तो कर्नाटक का विषय था, उत्तर प्रदेश में कौन लेके आया? आपके नेताओं ने उत्तर प्रदेश में लाकर हिजाब के विषय को विषय बनाने की कोशिश की, फेल हुआ। और आज अंजना जी एक बड़ा विषय हो गया है। आपने, पता नहीं आप सबने सुना है कि नहीं, अशोक गहलोत जी से पूछा गया, आज तक के ही संवाददाता ने पूछा, आज रिपोर्टर ने पूछा कि अशोक गहलोत जी, प्रियंका वाड्रा जी का तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा या खराब परफॉर्मेंस रहा? बोले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 403 सीट में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार खोज पाई, यह अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है प्रियंका वाड्रा जी की, बताइए। ये अशोक गहलोत जी का कहना है। निजामी साहब, आप दिल मत खोइए, बहुत मुश्किल पिच पर आपको उतारा गया है। जल्दी से एक बार त्यागी जी से मैं कमेंट लेती हूँ, एक एक करके आ रहे हैं। त्यागी जी, ये आपकी नजर में और अनुभवी नजर में ये किस बात की जीत है? राष्ट्रवाद की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है? हालांकि ये कह रहे राम मंदिर पर वोट नहीं मांगा, लेकिन धीरे से मथुरा भी छेड़ दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने। हिजाब का मुद्दा, बीजेपी के नेता भी उस पर बोल रहे थे दमखम के साथ। क्या क्लिक किया और क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्पेस ले रही है? देखिए, जो मेरे पुराने अनुभव हैं उसके आधार पर मैं 77 का जो सबसे बड़ा परिवर्तन था 1977 का, हाँ, मैं उसका साक्षी भी हूँ और पार्टिसिपेंट भी हूँ। उस समय कांग्रेस पार्टी हारी थी और जनता पार्टी बनी थी, जिसमें हम भी थे, जनसंघ भी थे। लेकिन हमारी आपस की टूट फूट हुई और सरकार गिर गई। 1980 में मिसेस गांधी फिर आ गई। ऐसा ही प्रयोग 89 में हुआ। उस समय मैं लोकसभा में भी था। जब जनता दल बना, हम आपस में लड़े झगड़े और फिर समाप्त हुए। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी आ गई, 236 सीटें लेकर। लेकिन अब पहले जैसा ना है ना होगा। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस समय भी जब 1980 में वो वापिस आई हैं, उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि आपातकाल का काला चैप्टर उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन मत प्रतिशत के हिसाब से नुकसान नहीं था। नुकसान हुआ है 1984 और 89 के बीच में। और वो भारतीय राजनीति का ऐसा दौर है जिसमें राम मंदिर का भी आंदोलन चला है, जिसमें शाह बानो भी चली है, जिसमें आरक्षण भी चला है,
और कांग्रेस पार्टी सारे सवालों का सही जवाब देने में नाकामयाब ही नहीं रही, बल्कि कई बार तो ऐसे घेरे में फंसी कि आज सुबह को साहबानों को सपोर्ट कर रहे हैं, रात को जाकर के विरोध कर रहे हैं। आप राम मंदिर और जो बाबरी मस्जिद जन्म का मामला था उसमें आप उसका ताला भी खुलवा रहे हैं। आप कह भी रहे हैं कि अयोध्या से हम आंदोलन शुरू करेंगे और दूसरी तरफ दूसरा काम भी कर रहे हैं। और मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। मेरे मित्र और मित्र पार्टी के हैं कि इनका तुष्टिकरण हुआ, गलत कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ बातचीत की है। जो इन्हीं की सरकार के मनमोहन सिंह के द्वारा जो सच्चर कमेटी बैठी है उसका कहना है कि जितनी दुर्गति इनके शासनकाल में मुसलमानों की हुई है इतनी कभी नहीं हुई। कोई जॉब नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन ये अपने बात करते रहे माइनॉरिटी के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, मौजूदा कांग्रेस पे आ जाते हैं। अभी के कांग्रेस में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं उस पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वैभव को बहुत दिनों तक प्राप्त नहीं कर पाएगी। उसकी बड़ी वजह एक तो नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी है और दूसरा नरेंद्र मोदी का कैंपेन है। इमरजेंसी का आपने इमरजेंस कह रहे हैं? इमरजेंस, हाँ। उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग भी कर सकता हूं। तीसरा और बड़ा कारण यह है कि बीजेपी बिल्कुल, मैं तो 2-3 लेख भी लिखे हैं और आज मैं नरेंद्र मोदी जी का पढ़ा, मेरे मित्र भी सपोर्ट करेंगे। ये जो डायनेस्टी है इसमें एक जात की भी दादागिरी चलती है। मैं उन आंदोलनों से निकला हुआ हूं, मैं मंडल वाली पार्टियों से निकला हुआ, छोड़ करके नीतीश कुमार को, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है कि 2-3 ही समाजवादी देश में हुए, जॉर्ज फर्नांडिस, डॉक्टर ली और नीतीश कुमार, जिन्होंने परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। परिवारवाद जब बढ़ता है तो बिरादरी भी बढ़ती है, क्योंकि परिवार में जब आदमी नॉमिनेट होगा तो उसी बिरादरी का होगा जिस बिरादरी का नेता पहले से विद्यमान है। और तीसरी और बड़ी बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके क्लोन हैं ये, उसकी नकल करते हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो जनेऊ पहनने का हो, चाहे तिलक लगाने का हो, जो भी जितने भी इश्यूज हैं, अब ये तो असली हैं, तो असली में नकली में तो फर्क हो ही जाता है, साफ दिखता है। लिहाजा जो नेहरू के, एक मिनट, जो नेहरू के टाइम की पॉलिटिक्स थी ये उसके खिलाफ हो सकती है, हाँ। लेकिन उसकी दिशा साफ थी, हाँ। वो सोशलिज्म की बात भी करती थी, धर्मनिरपेक्षता की भी करती थी, राज्यों की भी करती थी। इंदिरा जी के आने के बाद हाँ। ये जो ऑथोरिटेरियनिज्म और फैमिलिज्म जो डायनेस्टिक रूल है, हाँ। ये कांग्रेस पार्टी में विद्यमान हुआ और अब वो सिक्का कुछ दिन चला, अब वो खोटा हो गया, उसने चलने से भी मना कर दिया। अंत में आपने बोल ही दिया जितना आपको बोलना था। पंकज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा अब ये 22 के चुनावी नतीजों को 24 से जोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि विपक्ष के नाम पर कौन, राष्ट्रीय पार्टी के आप तौर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही थी कि एक मजबूत वो विपक्ष दे, लेकिन वो फेल होते हुए दिख रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने जगह पर कामयाबी हासिल करी। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी ने हिस्ट्री रचा है, पहली रीजनल पार्टी है जो दूसरे स्टेट में सरकार बना रही है, तो कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस के लिए मुश्किल दौर है। आपने कहा, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रचंड जीत है, इससे मैं असहमत हूं। संबित पात्रा जी ने कहा फिनोमिनल है, ऐतिहासिक है, उससे भी मैं असहमत हूं। किस तरह की प्रचंड है, किस तरह की ऐतिहासिक है? 2017 में, उत्तर प्रदेश से ही शुरू करें, 2017 में 312 सीटें आई थी, इस बार 255 आई। कितनी गिरी? 312 में से जिन 312 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसमें से 84 सीटें उत्तर प्रदेश में वो इस बार हार गई। किस तरह की फिनोमिनल जीत है? 50,000 वोट के मार्जिन से और उससे ज्यादा मार्जिन से 63 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीती थी, इस बार 27 पे जीत पाई। किस तरह की ऐतिहासिक जीत है? 39 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2000 वोट के अंतर से जीती है और उसमें से कई ऐसी हैं जिन पे 200-400 वोट के अंतर से जीती हैं। तो किस तरह की ऐतिहासिक जीत है? अब 5 राज्यों का, हाँ 5 राज्यों का ले लीजिए। 5 राज्यों में 790 सीटें हैं विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी के पास 399 थी, अब रह गई हैं 356, यानी गिरावट आई।
2019 के चुनाव में 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में 49.5% वोट मिला था। इस बार 43% मिला है, 6.5% गिर गया। ठीक तो है, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी हार गई है। नहीं, बीजेपी जीती है, अच्छी तरह जीती है। बाकी तीनों राज्यों का भी डेटा है आपके लेकिन पास? इस जीत को अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो आप भी जानेंगे पंकज जी कि एंटी इनकम्बेंसी को 4 बार, चौथी बार ये बीट कर रहे हैं। 2 विधानसभा, 2 लोकसभा चुनाव। उस नजरिए से बताया जा रहा है कि एक बड़ी जीत है। और बाकी 3 राज्यों में आप देखें तो इनकम्बेंट होते हुए उनकी सीट्स बढ़ी हैं। बड़ी जीत से प्रचंड जीत बताया जाए। जी, बड़ी जीत है, लेकिन प्रचंड नहीं है, फिनोमिनल नहीं है। शब्द बदलने इस जीत को, या आप बोले तो जीत को हार कह देंगे? नहीं, इस जीत को इतना बढ़ा चढ़ा के कृपया मत बताइए। बढ़ा चढ़ाकर अपनी जीत को आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप हर जगह पर परसेंटेज में आप लोगों के अपने सवाल तैयार रखिएगा। अब सवाल भी हम जनता के लेंगे। जल्दी से एक कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं कि आप बड़ी जीत नहीं। पंकज भाई तो एनालिस्ट हैं, पहले बहुत कांग्रेस की तरफ से डिबेट भी करते थे, अच्छे व्यक्ति हैं, मगर आज जो प्रॉब्लम कांग्रेस की है यही है, ये सुबह से बैठे ग्रामर की किताब लिखते रहते हैं कि ये प्रचंड नहीं है, ये बहुत है, ये बहुत नहीं है, ये वो बढ़िया है। ये खुद गर्त पे डूबे हुए हैं, ये देखते नहीं कि हम कितना डूबे हैं। ये जहाज भी डूबेगा, इसमें भी छेद होने वाला है, ये भविष्य में। अरे तैरो, आप समुद्र के गर्त में पड़े हो, थोड़ा हाथ पैर मार के तैरो, ये वो जहाज डूबेगा, इसमें छेद हो गया है, इसमें पहले 3 छेद थे, अब 4 छेद हो गए। अरे आप तैर के ऊपर आओ, तभी जिंदा बचोगे। इतनी चिंता मत करो दूसरे के जहाज में कितनी छेद हुई है। अगला सवाल जल्दी से। जी नमस्कार सर। मैं जैसे देख रहा हूँ कि सब लोग सीटों की बात करते हैं कि इतनी सीट जीती हैं, लेकिन अभी सर ने एक बात नोटिस करवाई कि उस पर मार्जिन कितना रहा। तो मैं जो हूँ, मैं कन्नौज से आता हूँ। कन्नौज उत्तर प्रदेश की एक छोटी सीट में काउंट होती है, मथुरा जैसी बड़ी सीट में काउंट नहीं होती है। तो तिरवागंज और कन्नौज की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो उसमें जैसे पिछली बार मतलब बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत थी। मार्जिन घटा है। हाँ जी, मार्जिन घट रहा है। मार्जिन घट रहा है। क्या आपकी सिमटती हुई लोकप्रियता का वो एक सिंबल है? बिल्कुल नहीं, ये स्वाभाविक है कि मार्जिन बढ़ेंगे भी, मार्जिन घटेंगे भी। मगर अंजना जी, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि हम प्रचंड जीत भी अगर 325 भी आएंगे या हमें उससे कम भी वो सीट्स आएंगे, तो डिबेट हमेशा यही होता है बीजेपी की मार्जिन क्यों इतनी थी, पहले इतनी हो गई है, अब इतनी हो गई है। ये डिस्कशन नहीं होता है बाकियों का हुआ क्या है। 3-4 बार एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना और अपने आप को वहां बनाए रखना, ये कोई छोटा विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप सोच के देखिए कांग्रेस की परिस्थिति। रायबरेली और अमेठी होम बैस्टियन है कांग्रेस पार्टी का, उनका गढ़ है। 6 और 4 सीट, 0 सीट आई है, 0 सीट। अगर आंकड़े देने की बात हो, सर से पूछूं कि आपने कांग्रेस का रखा है क्या सर डेटा? 399 कैंडिडेट्स उतरे। वोट परसेंटेज अंजना जी, 399 में से 387 का जमानत जब्त हुआ है। देखिए उसमें 399 में से 397% का जमानत जब्त, पर हिसाब ही हमारा कर रहे हैं। भाई का बहुत अहम रोल है, जो छोटे भाई ओवैसी साहब हैं, जो इनके लिए काम करते हैं हर क्षेत्र में। तो 80 अच्छा, ओवैसी ने कांग्रेस को हराया? नहीं, ओवैसी ने नहीं। क्यों ओवैसी अखिलेश यादव के लिए नहीं थे क्या? अखिलेश यादव ने, और ओवैसी क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। अखिलेश यादव ने भी तो अच्छी परफॉर्मेंस की। हम जनता के बीच में जाते हैं कि हमने ये काम किया, कांग्रेस ने फ्लाईओवर बनाया, कांग्रेस ने रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया। हम ये नहीं कहते कौन से राज्य बचे हैं आपके पास मस्जिद और हिजाब इसकी वो फ्लाईओवर हो गए हैं, नहीं करते हम। अगला सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपकी जीत के लिए। पर मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि सत्ता पार्टी में आप ही हैं। तो जैसे कि पंजाब में बहुमत नहीं आ पाई, तो आपने कहा कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, तो पंजाब की हार का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अच्छा प्रश्न है। देखिए, पंजाब में हमने हमेशा कहा, आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा और हमारे पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को सुना होगा, पंजाब को लेकर उन्होंने हमेशा कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हम इस पर सरकार बनाएंगे। हमेशा वो कहते थे कि हम छोटे भाई के रोल में पहले थे, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ हमारा गठबंधन था, वो बड़ा भाई, और हम 5-6 सीट पे लड़ते थे, हम बहुत कम सीट पे लड़ते थे। इस बार पहली बार हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन वहां शुरू की है, संगठन बनाना आरंभ किया है। हम सरकार अवश्य नहीं बनाएंगे, मगर जो वोट प्रतिशत हमें मिलता था, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस मत प्रतिशत को बना के रखे और भविष्य में अपने संगठन को गढ़े। इसमें कोई दो मत नहीं है, और मैं इससे नहीं इनकार करूंगा कि आम आदमी पार्टी की एक अच्छी और प्रचंड जीत पंजाब में हुई है, उसके लिए उन्हें और एक क्षेत्रीय पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी को बीट कर दिया वहां।
तो बिल्कुल चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अंजना जी, हम में और कांग्रेस पार्टी में यही फर्क है। अगर चुनौती है तो चुनौती को स्वीकार करना, तैयारी करना कि चुनौती को अगले बार कैसे। आपने पैसे के दम पे क्यों कांग्रेस सरकार को तोड़ा? भाई साहब, आप शपथ ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। क्या किया था? मैं बधाई दे देता, इतना परेशान बधाई दे देते हैं कि यही जीते। आप ये नाटक आप कॉमेडी सर्कस क्यों चल रहा है? आप परेशान मत होइए। आपको सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में आपने सरकार कांग्रेस की क्यों तोड़ी? सुनिए भाई, हम बहुमत में थे। भाई साहब, संबित जी, उनके सवाल का सार ये है ना कि सीटें कितनी भी आए, अगर मामला अटका तो लोग कहते हैं बीजेपी वाले सरकार बना लेंगे। ईडी चोटी का जोर लगा के, देखिए ईडी चोटी, पीछे लगाते हैं, ईडी चोटी का जोर लगा देते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी, मुझे तो आश्चर्य होता है, 5 राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम भी नहीं है, चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ नहीं है। ये मध्य प्रदेश है ना, आपने सरकार क्यों गिराई वहां? अरे इनको टाइम मशीन में बैठा करके पीछे भेजो, पहले भेजो। ये अभी जब जवाब नहीं है तो आप यहाँ क्या जवाब देंगे बताइए? नहीं, आप कपिल शर्मा का क्या शो है भैया? कपिल शर्मा तो आपके यहाँ बैठा हुआ है। आप राहुल गांधी, मेरे सवाल का जवाब वो तो आपके यहाँ बैठा हुआ है। नहीं, आप बताइए, पूरी कांग्रेस। अंजना जी, क्या हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आप छोड़ दीजिए मेरा सवाल जवाब। ये G23 वाले बड़े बड़े दिग्गज यहां बैठ करके रोज सुबह से सवाल ऐसे कागज में लिखकर सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब दे नहीं रहा है उनको। कपिल सिब्बल जी को सोर थ्रोट हो गया है सवाल पूछ पूछ के, और उनको अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं इसको तो कांग्रेस का क भी नहीं पता है। इतने सालों तक सांसद बनाया, इतने बड़े व्यक्ति को आपने आगे के रो में बैठाया, और आप बोलते हैं इनको कांग्रेस का क पता नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं। अडवाणी जी का क्या किया? अडवाणी जी आपका कहाँ है? बहुत बढ़िया, बहुत चलिए, सुनते हैं, सलमान पीछे एक सवाल देते हैं। सर, मेरा सवाल ऑपोजिशन से है। सर, ऐसा हम देखते आ रहे हैं कि जब भी इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने से पहले भी, इलेक्शन के टाइम पर भी, आप लोग कभी ऑपोजिशन में जितनी भी पार्टीज हैं, कभी इस चीज की आप लोग बात नहीं करते कि हम देश में क्या अच्छा करेंगे या फिर क्या नई चीजें लाएंगे। आप इसकी ज्यादा बात करते हैं कि अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, हम उनको गिरा देंगे। बस आप उनको गिराने की बात क्यों करते हैं, देश को उठाने की बात क्यों नहीं करते? क्या अच्छा काम किया, मुझे गिनवा दीजिए। अच्छा चलिए, वो आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। नौकरी दी, ये भी अच्छा है, नेता पूछेंगे जनता से सवाल, पूछिए। बताइए ना, आप मुझे बताइए क्या अच्छा काम किया, मुझे बताइए। सर, भाजपा ने सर क्या नौकरियां दी, उल्टी गंगा क्यों बहाना चाहते हैं आप लोग? कोविड में उल्टी गंगा दरिया में लाशें तैर रही थी, वो नहीं दिखी आपको? सर, इतनी सारी लाशें दरिया में तैर जरूर रही थी, लेकिन सर वो ऐसी एक आपदा थी जिसको पूरे देश ने झेला है। सर, अगर हमको पहले से पता होता, सर अगर हमको पहले से पता होता कि कोरोना आ रहा है तो हम तैयार रहते। हम में से कितने लोगों को पता था कि कोरोना पहले से आ रहा है? आप बता दीजिए सर, या आपको पता था? सरकार की जिम्मेदारी थी ना। फिर ऑक्सीजन तो बाहर के मुल्कों से लेना पड़ा, जान तो बाहर के मुल्कों ने बचाई। सरकार ने क्या किया? सर, उल्टी गंगा आप बहा रहे हैं। बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उल्टा उसी को दाग रहे हैं। ये है ना कि कांग्रेस पार्टी की क्या सोचेंगे। जो भाजपा ने आप उस माइंडसेट को कैप्चर किया है ना अपनी सरकार बातों सवाल पे होना एक चाहिए, सेकेंड, विपक्ष पे नहीं होना चाहिए। नहीं ये माइंडसेट है, इसको चेंज करने की जरूरत है। एक मुद्दे को समझिए, आपका जब टोन ऐसा है कांग्रेस सरकार में होगी आप सवाल करिए, हाँ, लेकिन सवाल सरकार से होना चाहिए। जो आप सरकार में थे साहब पंजाब में, वहां जनता ने बेदखल किया आपको, तो इस बात को आप समझिए। जहां पंजाब की बात अगर आप इस मोड में रहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने सबका दिमाग हैक कर लिया है तो नहीं होगा। आप अगर साबित कर पाएंगे कि आपका काम अच्छा था तब जनता सुनेगी। एक और सवाल ले लेते हैं। सर, जैसे कि आपने अभी पूछा उस लड़के से कि बीजेपी ने क्या किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कांग्रेस ने क्या किया है? जब सर एक सेकंड, कांग्रेस ने देश को आजाद किया। सर कुछ नहीं किया है राहुल गांधी जी, सर कुछ नहीं किया है, काम किया सर नहीं, इतिहास से नहीं सकते। सवाल सुनिए, सवाल मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को आजाद करवाया कांग्रेस ने। एक बार सर, कांग्रेस ने मेरे क्वेश्चन का कांग्रेस ने फ्लाईओवर बनाए सर, आप बनाया। कितने आप लोग देखिए, शांत नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। मैं आ रही हूँ, सवाल जल्दी से। सर कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला था कि धरती सोना होगी, लेकिन कहाँ है सोना? सोना सवाल पूछिए आप लोग, सवाल पूछिए। 10% GDP थी, आज अभी मन नहीं भरा है, आ गई। जल्दी बोलिए, माइक मत छीनिए। हमारे टाइम पे GDP कहाँ थी और आज देखिए। सर एक बात बताओ, जब कांग्रेस थी तो कश्मीरी पंडितों पे इतने जुल्म कैसे हुए? जब मोदी जी हैं तो हमारा एक जो सैनिक थे, कश्मीरी पंडितों पे अभी मूवी बनी है, उनपे इतने जुल्म क्यों है? उनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सरकार में थी, आज भी है। सर कुछ नहीं किया, सड़कें भी ऐसा लगता था गड्ढों में सड़कें। ठीक है, जिम्मेदारी इनकी। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए आप। कश्मीरी पंडित, देखिए, इन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात की।
उस टाइम द लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। उस वक्त वीपी सिंह के साथ सरकार में भाजपा थी और उस वक्त सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं जगमोहन जी थे, उस वक्त हुर्रियत के नेता कश्मीर में अब्दुल गनी लोन और मीरवाइज का कत्ल भी हुआ। पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुए वो लोग। सिर्फ एक कम्युनिटी पे असर नहीं हुआ, वहां मुसलमान भी मरा, सिख भी मरा, कश्मीरी पंडित भी मरा। ये नैरेटिव और प्रोपेगेंडा मत फैलाइए यहाँ। अंजना जी, ये बहुत गंभीर विषय है। इस शो के माध्यम से करोड़ों कश्मीरी पंडित भी और हिंदू भाई भी शो को देख रहे होंगे। ये कोई मजाक का ताली मारने का विषय भी नहीं है। लाखों कश्मीरी पंडितों को केवल 3 ऑप्शन दिया गया और वो ऑप्शन था कि या तो आप कन्वर्ट होइए, धर्म परिवर्तन करिए, या तो आप मरिए, या तो आप भागिए, और जब भागिएगा तो मर्दों अपनी औरतों को छोड़ के भागना। ये हर मस्जिद से कॉल होती थी। मैं आज पूछता हूं, क्या इतना अधिकार? आतंकवादी थे ना, आप प्लीज, उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं? आज यहाँ नहीं हो रहा है, प्लीज बीच में मत चिल्लाइए, मुसलमानों का कत्ल नहीं हो रहा है, लिंचिंग नहीं हो रही है। प्लीज बीच में मत चिल्लाइए। मैं कौन लोग हैं? मैं आपसे जवाब ले लूंगी, मैं जवाब ले लूंगी। आप बात पूरी कीजिए। आप पाकिस्तान को ब्लेम करिए ना, प्लीज। आप कश्मीर के लोगों को प्लीज सलमान भाई, आप कश्मीर के हैं, मैं पंडितों को रिप्रेजेंट करके यहाँ कुछ बोल रहा हूँ। मुझे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्लीज, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे बोलने दीजिए। हिंदू क्या मैं हुआ? बिल्कुल यहाँ पर मैं गर्व से हिंदू के यहाँ बोलना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान और बोलूंगा। नहीं, मैं हिंदू हूँ, हिंदू का तो बोलना चाहता हूँ। प्लीज, जी, उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी मैं ना, किसी के बीच चिल्ला रहा। आपकी समर्थित बीजेपी की सरकार थी अंजना ना। जी, मैं ठीक है, बोलिए कभी हिंदू को किसी ने अंजना कत्ल जी, किया? यू कैनॉट हैक मी डाउन। सलमान जी, ये मैं नहीं सहने वाला। दौर में जब मैं गिरा, ये तब नहीं- हिंदू मरा, ठीक है। तब हिंदू वहां से निकला। मैं जवाब लूंगी आपसे। ठेकेदार बने। मैं आप- बिल्कुल मैं आपसे सहने जवाब वाला। सालों में शांति एक से निजामी सुनिए। साहब, मेरा वादा है, मैं जवाब लूंगी, वो बात आज पूरी भी करें। वहां कश्मीरी पंडित मर रहा है इनके शासन में। सुनिए, अब सिख मर रहा है, अब मैं प्लीज बोल मुसलमान मर रहा है। जवाब लूंगी मैं आपसे। सवाल इन पे होना देखिए चाहिए। अंजना जी, मैं बहुत गंभीर विषय पे बोल रहा हूं, और सलमान भाई, आपका यह अधिकार नहीं है। जब मैं इतने एक सेंसिटिव इशू पे अपने मंतव्य को रख रहा हूं, शांति से रख रहा हूं, आप चिल्लाएं मत। आप हिंदू मुसलमान मत करिए, बिल्कुल आप है। बोलिए कि नहीं, इंसानियत का कत्ल नहीं, हुआ। सुनिए ना, जिसको मैं भी कंडेम कर रहा आप सुन तो लीजिए ना। आपने कहा कि आप कैसे पंडितों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा मैं भी हिंदू हूं तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसमें क्या हूं। बुराई है? हिंदू नहीं, आप बोले देश के नागरिक हैं। हाँ, नागरिक भी सबको हूँ, हक हिंदू है। भी हूँ, आप आई एम हिंदू प्राउड मुसलमान हिंदू क्यों हूँ, कर रहे हैं? मैं प्राउड हिंदू हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं मुझे कोई प्राउड ये हिंदू नहीं, होते सुन लीजिए। तो आप बचाते ना। आज जो कश्मीरी मैं पंडित बोल आज सकता मर रहा हूं, है, अंजना उसको जी। बचाइए। सलमान जी प्लीज, आज भी तो मर रहे हैं वहां कश्मीरी आपसे पंडित, जवाब लूंगी। उसको बचाइए। अगर आप प्राउड मैं जवाब लूंगी, मैं अंजना जवाब जी, लूंगी। उनके नाम पे यहाँ वोट मत मैं बटोरिए एक ना। सेकेंड सर प्लीज। अंजना जी, पंडितों के बारे में बोलने मात्र से रोका जा रहा है। आप सोचिए, इतने वर्षों तक किस प्रकार से जख्म सह के इन लोगों ने अब एक मूवी क्या बना दी है। पूरे विश्व में ये जो प्रोपेगेंडिस्ट है, उनके अंदर भूकंप आ गया है। वो नहीं चाहते ये सत्य देखे दुनिया। क्यों नहीं देखे? ज्यूज के ऊपर होलोकास्ट हुआ, ज्यूज ने दुनिया को भूलने नहीं दिया कि हमारे ऊपर नाजियों ने होलोकास्ट किया है। हर दिन हर वक्त उन्होंने याद दिलाया। क्या गलती है हमारी कश्मीरी पंडित भाइयों की, हमारे हिंदू भाइयों की, कि वो अपने ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, हजारों महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया गया, और इन विषयों को लेकर हम चुप रहे। क्यों चुप रहे? अपने ही देश में आप बताइए कितने ऐसे नागरिक हैं जो अपने देश में बेघर हैं, रेफ्यूजीज, दे आर रेफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री। 370 तो सवाल है ना, एक सेकंड, तो सवाल ये है, एक सेकंड, सवाल ये है कि आप 7 बोलेंगे साल हो सिर्फ गए। या कुछ करेंगे भी? हाँ, उस करेंगे वक्त कुछ। अब मैं बीजेपी जवाब- समर्थित वीपी सिंह की अब सरकार मैं थी। जवाब दे रहा हूं, अब जगमोहन जी थे अब मैं जम्मू सुनिए, कश्मीर अब में। मैं सुनिए, आज वो 370 कश्मीरी हटने पंडित के बाद थे। अरे कितने सर, कश्मीरी थोड़ा पंडित मुझे भी भाग बोलने गए? दो सर प्लीज। तो आप मैं क्यों जवाब नहीं दे कुछ रहा करते? वो हूं, कह रहे हैं हमें घर मैं वापस जवाब जाना दे है। रहा हूं ना। देखिए अंजना जी, इसमें प्लीज हम सब सेंसिटिविटी दिखाएं। एक बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जहां तक यह सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू पंडितों के लिए क्या किया, आर्टिकल 370 ये सब हमारे खिलाफ थे। ये मोदी जी और अमित शाह है जिन्होंने हटा के दिखाया आर्टिकल 370, आप नाच रहे थे। हटा के दिखाया। अब शांति से सुने, ये शांति से सुने, इसके बाद आप ही- शांति इसके से बाद सुने, तुरंत ये आप चिल्लाना नहीं चलेगा। पूरा कीजिए। इन लोगों ने कहा था ना कि हाथ लगा के दिखाओ आर्टिकल 370 को, खून की नदियां बहेंगी। इन लोगों ने कहा था ना कि तिरंगा को जला देंगे, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मैं दम के साथ कहता हूं, हिम्मत है मोदी जी में, जो वो काम करके दिखाया। ये लोग तो देश से अलग होने के लिए बैठे थे कि तिरंगा जला देंगे, तिरंगा फहराएंगे नहीं।
मत तो खिलाओ महबूबा तिरंगा। मुफ्ती कह रही देखिए, थी उनके साथ सरकार में थे, जिनके 4 साथ साल आपने मजे ले सरकार रहे थे। बनाई बताया ना हमने, मैं जैसे आपको मुफ्ती के नहीं साथ नहीं गले मिल तब रहे तक थे। हमारी सरकार थी या हमने वहां से तब भी alliance मुफ्ती काटा सेठ था? के साथ आप थे, बताइए। 1990 में नहीं, कश्मीर अंजना के साथ ये हुआ। अंजना जी मुफ्ती शाउटिंग सेठ जो मैच है में। होम मिनिस्टर थे देखिए, शाउटिंग मैच इनकी ने सरकार में। मैं आज महबूबा मुफ्ती के देखिए साथ आपने हिस्ट्री सरकार कैसे बनाई। बदल सकते हैं ये लोग? प्लीज बुरहान मुफ्ती मोहम्मद एक सेकंड सईद चुप होंगे, उस वक्त 1990 में चुप होम होंगे मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुप थे, होंगे। ये सपोर्ट कर रहे थे उनको, चुप होंगे। इसने बनाया मुफ्ती सेठ एक को। सेकंड सुनिए। बुरहान वानी जैसे कुख्यात आतंकवादियों को किसने ढेर किया? किसने ढेर किया? निर्मल सिंह ने कहा था किसने आपके ढेर डिप्टी किया? सीएम ने कि वो हमने प्लीज ढेर सलमान किया। निजामी, आई हैव बेकसूर टू है। इंटरप्ट प्लीज सर, एक एक करके मैं ला रही हूँ, इसके बाद फौरन आऊंगी, बात पूरी कीजिए, क्योंकि उससे इंटरप्शन होता है, फिर वो लगातार बोल रहे हैं, हम आगे गेस्ट के पास नहीं जा मैं पा रहे। आज ऑडियंस से एक बात बात पूरी कहना करें। चाहता हूं, बहुत यंग क्राउड है, आप सब जर्नलिस्ट के छात्र हैं, देश के भविष्य हैं आप लोग, नैरेटिव आप बनाएंगे। घर जाके आपने वो तस्वीर देखा होगा, एक कुख्यात आतंकवादी के साथ उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का फोटो देखा आपने? वो कांग्रेस पार्टी थी। आतंकवादी के साथ प्रधानमंत्री का फोटो, और जिस आतंकवादी ने एक टेलीविजन चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा कि हां मैंने 25 हिंदुओं का मर्डर किया है, कत्ल किया है, ये फख्र से मैं कहता हूं, उसने टीवी इंटरव्यू में किया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह उससे गले मिलते हैं। ये थी कांग्रेस पार्टी। और आज किसी में हिम्मत है जो आंख उठा करके हिंदुस्तान की तरफ देखे? हमारे प्रधानमंत्री आपने को पता है कश्मीरी उनका क्या पंडितों करना की वापसी पर कुछ नहीं बताया मुझे कि क्या प्लान है आप आपके सुनिए पास। अंजना जी, वो इंतजार कर रहे हैं। अंजना जी, जो आपका दूसरा टर्म है ये। अंजना जी, ये जो इस्लामिस्ट टेरर है ना, एक सेकंड। ये जो इस्लामिस्ट टेरर है, मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूं, इस्लामिस्ट टेरर जिसको इन लोगों ने प्रोपगेट किया था, ये एक रात में खत्म नहीं होती। मस्जिदों में से कैलेंडर निकलती थी बंद होने की, मस्जिदों में से अनाउंस होता था महिलाओं के साथ क्या करना है, मस्जिदों से अनाउंस होता था कि कब कत्लेआम मचाना है, उसको धीरे आज मस्जिद से अनाउंस नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप। ये फ्लाईओवर नहीं है यहां से चढ़ के यहां उतर। ठीक है, अब जवाब। देखिए, अभी इन्होंने सलमान। तस्वीर की बात की, ये भाजपा के नेता अडवाणी ये हुर्रियत के साथ मिले हुए हैं। आप कह रहे हैं ना कि यही पीछे थे, क्यों हाथ मिला रहे थे? ये मसूद अजहर को एस्कॉर्ट करके पाकिस्तान कौन ले गया? इन्होंने क्यों उन आतंकवादियों को छोड़ा? क्योंकि भाजपा के 280 परिवार 280 परिवार उस फ्लाइट के अंदर बंद थे। उस वक्त सोनिया मुफ्ती गांधी मोहम्मद रो रो सईद की के बेटी कह के रही लिए थी, इन्होंने छोड़ दो। ठीक है, वो आतंकवादियों जाएंगे। को छोड़ा। संबित जी, प्लीज। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के लिए इन्होंने आतंकवादियों को यहां से रिलीज किया। मसूद अजहर को छोड़ने वाले कौन थे? क्यों छोड़ा आपने? कश्मीर में जो हाल हुआ वो आपने करवाया, आपकी सरकार थी, आपकी जिम्मेदारी थी कश्मीरी पंडितों को बचाना वहां, ना कि उनको निकालना। हमने, कांग्रेस पार्टी ने उनको छत देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। आज आप क्या कर रहे हैं? आज सरकार में है, क्या आपने देखा नहीं पिछले महीने में एक सिख हमारी बहन मर गई, एक कश्मीरी पंडित सरपंच मर गया? आपके राज्य में ये हो रहा है और कह रहे हैं अरे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ठीक है, एक सवाल लेते हैं। मैम, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मेरा सवाल है ऑपोजिशन पार्टी से। सर ने भी जैसा कि कहा कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में जीती है, तो इससे पहले पंजाब के में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो सर, आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट हार गई, और आपने वो उसका स्टेट के लिए क्यों कुछ नहीं किया जिससे कि आपकी गवर्नमेंट वापस वहां आ सके? और आप लोग हमेशा क्यों कोई भी जब वोटिंग मांगते हैं तो क्यों हमेशा अब आप कोई सवाल इनसे पूछना चाहेंगे? नहीं, वो मैंने पहले भी कहा दिया कि जहां आप लोग गलतियां क्यों हुई हैं, जहां कमी हो सकता है पेशी इनकी आई, कोई उसको गलती ठीक कर रही हो सकते कि पंजाब में हैं। हार इनकी कोई गलती नहीं, अभी तो वोटर भी नहीं हो सर, सकती। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, सर मैं वोट देने लायक हुआ, M20+। आप लोग कभी भी क्यों ये नहीं कहते कि युवा के लिए कोई हम नई युवा स्कीम हम निकालें? सरकार में नहीं है ना, जो सरकार में उनसे आपकी सवाल सरकार करिए ना, आप पंजाब हमारे में थी, पीछे बोल आपने रहे। पंजाब के लिए क्या किया है? अरे उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है उससे सवाल करिए, युवाओं पे लाठियां बरसा रहे हैं वो लोग। पंजाब सरकार पे वो पूछ रही है क्यों वहां पर। आप सोचिए, आम आदमी पंजाब पार्टी में कांग्रेस से जो गलती हुई है विद इन द पार्टी, उसको ठीक करने की जरूरत है। Within कानून ने the बहुत party, किया। पांच किसानों की अध्यक्षों लड़ाई से- कांग्रेस ने पूरे नेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा मजबूती के साथ लड़ी। 5 अध्यक्षों और से इस्तीफा भाजपा मांगना ने- पड़ा है आपको। भाजपा ने किसान का कर्जा जो है, जो बिल वापस भी ले लिया, लेकिन फिर भी हार गए। कांग्रेस आराम से, जीतेगी माइक आने नहीं है वाले तो टाइम आवाज में। नहीं जाएगी, प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर, आप पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा हैं जिसमें काफी लोग, यूथ स्पेशली, बहुत इन्वॉल्व रहता है और इन्फ्लुएंस भी होता है। अभी आपने बोला कि मैं यहाँ पे हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये गलत नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर, आप हिंदुओं प्राउड आपको है, हम भी है, जो भी है, मुसलमान को मुसलमान के लिए प्राउड है, सबको उनकी कास्ट के लिए प्राउड है, बट आप ऐसा बोल रहे हो मीडिया पे कि प्राउड है हिंदू, मैं हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको ये नहीं लगता कि आपको हर किसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हर एक नागरिक को रिप्रेजेंट करना चाहिए? संबित जी, अच्छा प्रश्न है, मैं इसका बिल्कुल सटीक उत्तर देता। हमारे पार्टी का सबसे बड़ा नारा जो है वो क्या है?
सबसे बड़ा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चूंकि हम कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात कर रहे थे और मैंने कहा बहुत संजीदगी के साथ एक पक्ष के विषय को यहां रखना अनिवार्य है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को, मैं उनको कश्मीरी पंडित नहीं, मैं उन्हें पंडित कहता हूं, क्योंकि एक पंडित को एक रीजन में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, वो हिंदू थे। उनके साथ जो अत्याचार हुआ उस विषय पे संजीदगी से मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कीप देयर वॉइस ऑल्सो। उस पर बार बार चिल्लाना, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल प्राउड हिंदू हूं और वर्षों तक, प्लीज मुझे और 10 सेकंड दीजिए। नहीं मतलब भारतीय क्यों नहीं है आप? प्राउड मैं भारतीय हूं, प्राउड हिंदू भी हूं। नहीं मैं बता रहा हूं अंजना जी, अगर कोई कहता है मैं प्राउड मुस्लिम हूं तो उसको बुरा नहीं माना जाता, मगर प्राउड हिंदू कहने से सेक्युलर लोगों को बहुत आघात पहुंचता है। सर मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड अंजना जी मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं। अंजना जी, इस देश में 70 वर्षों तक हिंदू होने को गुनाह के रूप में देखा गया। चंदन लगाने तक और राम मंदिर में हर कोई किस प्रकार से रोजा लगाए, रोजा मनाए, यही होता था। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण ये सारे नेता जाके चंदन लगा के, तिलक लगा के बनारस में घूम रहे हैं। जनेऊ, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने की नौबत आ गई है इनकी। 70 वर्षों तक, 70 वर्षों तक इनको लगता था जनेऊ इज पैट्रियार्की, जनेऊ इज ब्राह्मणिकल, जनेऊ इज समथिंग व्हिच शुड बी हेटेड। इनको 70 वर्षों तक ये क्या पुरस्कार करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सर हर बार छोटी छोटी बात पे करके कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। सर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ये सब ने तो कुछ नहीं किया था शायद। जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वैसे सोनिया गांधी लड़ रही थी झुमरी तलैया से तलवार लेके, देखा कि नहीं आपने? देखिए, जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस के ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता है जिन्होंने कुर्बानी दी, जेल काटी। 14 साल जवाहरलाल नेहरू जो है जेल में रहे और उनके सावरकर जो है मर्सी पिटीशन अंग्रेजों को लिखते रहे। कुर्बानी हमने दी, इन्होंने नहीं, इन्होंने तो माफी मांगी। पर सरकारों का अचीवमेंट आजादी से अगर आप शुरू करेंगे तो फिर ऐसे सवाल आएंगे। मैंने तो कहा ना कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियां दी। ठीक है, एक सवाल जल्दी से लेते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ऑपोजिशन पार्टी से, जैसा आपने उस बच्चे के साथ किया वैसा ही आप अपने पॉलिटिकल मुद्दों के साथ करते हैं। सारे सवाल मुझ पे कर। यही तो चीज है कि आप चाहते हैं कि आप पे कोई सवाल करे ही ना, क्यों ना करे, आपके मुद्दे ही ना। कांग्रेस पार्टी अपने प्रेजेंस का जस्टिफिकेशन उनके मुद्दों से अपोज करके देती है, उनके अपने खुद के मुद्दे नहीं होते। जैसे ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, सरकार अगर हमारी उत्तर प्रदेश में होती, मैं आंसरेबल था, अकाउंटेबल था जवाब देने के लिए। पंजाब में आप इस वक्त सरकार, पंजाब में जो हुआ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको कि जहां हमारी गलती कोताही हुई उसको हम ठीक करेंगे। इन फाइटिंग की वजह से हमने लड़ना रोका नहीं, हम लड़ते रहेंगे। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, उसको हम यूनाइट करके रहेंगे। जो तोड़ने का ये काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। जिस विषय पर बोलने से आप भागते हैं, मैं वहीं से सवाल शुरू करना चाह रही हूँ। क्या वो टाइम आ गया है जो कपिल सिब्बल गांधी परिवार के अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, चुनाव दर चुनाव, क्या अब बात होनी चाहिए इस पर कांग्रेस पार्टी में? क्या कोई इसे, क्योंकि एक बार कोई टॉपिक छेड़े भी तो फिर 10 आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि ये बीजेपी और शाखा की वजह से ऐसे, संघ की वजह से ऐसा बोल रहा है। क्या वो वक्त आ गया? देखिए अंजना जी, ये कांग्रेस पार्टी का इनका खुद का मसला है और इनकी खुद की लड़ाई है, इनकी खुद की पराजय है और पराभव है। उसमें अगर ये मेरे से सुझाव मांगे तो मैं सुझाव दे सकता हूँ। तो सुझाव के तौर पर आपके अनुभव क्या कहेगा? नहीं, मेरा अनुभव तो ये है कि वर्तमान में मुझे महाभारत का एक किस्सा याद, बहुत संक्षेप में कहूँगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब पांडवों का वनवास हो जाता है तो भगवान कृष्ण के पास जाते, पूछते हैं कि भगवान कुछ बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, शक्ति संचय कीजिए। शक्ति संचय? तो एक तो इनको शक्ति संचय करना चाहिए, दूसरा इनको ये तय करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का सरवाइव कराना है कि रिवाइव कराना है। दो चीजें अलग अलग है। कांग्रेस पार्टी का सर्वाइवल पहले होना चाहिए कि रिवाइवल होना चाहिए। तीसरा, ये हर पार्टी के दौर में आते हैं, ऐसे वक्त कोई आपका नहीं आया, हमारा भी आया, इनका भी आया, लेकिन हमने सीखा है उससे। तीसरा ये है कि डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र जिसको कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, चूंकि मैं उसका हिस्सा रहा हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ ही टिकट बढ़ते थे बीजेपी में। ऐसा आप कर दीजिए कि किसी सोनिया जी की नहीं, वो तो नहीं कर रहे, इनके फिर भी जीत रहे हैं। इनके नहीं, आंतरिक लोकतंत्र क्या है वहां पर? तो खुद ही मैंने डिसएग्री नहीं करेंगे। 1 to 10 नरेंद्र मोदी। अंजना जी, मैंने ये कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का वो दौर देखा है कि अटल जी नहीं चाहते थे किसी को,
तो भी इनकी पार्टी ने टिकट दे दिया। ऐसा आंतरिक लोकतंत्र आपके अंदर है। मैं तो आपकी पार्टी की बेहबूदी के लिए कह रहा हूँ। आंतरिक लोकतंत्र तो आपके यहाँ भी नहीं है वैसे सर, फिर भी कमाल हो जाता है मैं आप जवाब में देते हैं। इनके यहाँ ऐसा लंबा चौड़ा डायलॉग तैयार कर नहीं छोड़ो, ये टाइम बहुत लेंगे फिर बाद में, मुझे जवाब देने दीजिए इनके भी आप पर। इनके यहाँ इतना लोकतंत्र है कि आप जो है कोई भी, हम सब में कोई ये नहीं कह सकता कि नड्डा जी के बाद कौन बनेगा। उनका बेटा हरीश है, मेरे बच्चे की तरह से है, वो मुझको मिलता है शाम को, वो कोई अगला अध्यक्ष नहीं बनेगा। और भाई जो डायनेस्टी सक्सेशन है, माफ करना भाई, भगवान को छोड़ करके मुझे सबका बुरा लगता है। भगवान को तो अधिकार कमेंट ले रही हूँ, फिर आप लोगों से कंक्लूडिंग। पंकज जी, आप ये ठीक है कि नड्डा जी के बाद कौन बनेगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन संघ का प्रचारक बनेगा ये तय है। ठीक बात। संघ का प्रचारक प्रधानमंत्री बनेगा। जी प्रचारक नहीं है भाई, आप थे प्रचारक नहीं थे, एबीपी साहब वहां। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति बनेगा। तो परिवारवाद से मुक्ति की जब बात होती है तो संघ परिवार का, अटल जी संघ के प्रचारक थे, नरेंद्र भाई मोदी संघ के प्रचारक थे, तो संघ परिवार से बाहर का कोई बन सकता है। संगठन प्रचारक और परिवार को जब एक पार्टी किसी एक फैमिली की बपौती बन जाए, सवाल तो इस बात पर है ना, जब वो उसको अपनी निजी जागीर समझ ले, तो जब कार्यकर्ता जो सड़क पर है उसको प्रेरणा, उसको दिखे ही नहीं कि मेरा कोई भविष्य है कल को, तो कि मैं आगे बढ़ के कहीं पहुंचूंगा, वो कैसे सोचेगा? एक वैचारिक बपौती पर भी तो बात होनी चाहिए। मंजिल हासिल करने के लिए क्या साधन अपनाए जा रहे हैं, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। बात हो रही है, रोज बहस छल, प्रपंच, साम दाम, दंड, भेद, समाज का बंटवारा, ये सब अगर सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब साधन है तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस का हाल बहुत खराब है। नहीं, उनकी विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा आपको नहीं पता? नहीं, आप नहीं पता, बताइए। कांग्रेस की विचारधारा आपको नहीं पता? आप लोगों को समझ में आता है कांग्रेस की विचारधारा? सब बता रहे हैं कि सिर्फ वो मोदी पर अटैक करते हैं। क्या उनकी पॉलिसी है, क्या सोचे, वो नहीं समझ में आ रहा है। रोजमर्रा की जरूर जानते होंगे, रोजमर्रा की राजनीति में किए जाने वाले कामों को और बुनियादी विचारधारा को अगर ये फर्क आप नहीं समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा तो मालूम है ना, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, वो बच्चे समाज बंटवारा, सबका विकास चिल्ला, यही इशू है। विकास कौन सा विकास? महामारी का कुप्रबंधन, अर्थव्यवस्था की हालत, जीडीपी, बेरोजगारी और विकास, महंगाई, किस विकास की बात आप कर रहे हैं? सलमान निजामी जी, वैसे आपको पंकज जी के रहते ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि अंत आ रहा है, जल्दी से। नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि एज अ बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिसिस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंक्लाइंड बहुत हैं एक पार्टी की तरफ। आपके पास एनालिसिस बीजेपी पार्टी के बहुत है बट कांग्रेस की बहुत कम है। और इसके अलावा कश्मीर फाइल्स का मुद्दा आप लोग ने उठाया था, मैं ये जरूर आपकी बात से जल्दी से क्योंकि वहां पे मॉडरेट मुस्लिम्स भी मरे थे, जाहिर सी बात है, बट तादाद ज्यादा कश्मीर पंडितों की थी, इसलिए बात कश्मीर पंडितों की ज्यादा हुई। बट मैं ये भी कहूंगी कि नैरेटिव आपका थोड़ा सा गलत हो गया। डेटा जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो 250 है, और जो ऑफिशियल डेटा नॉन कश्मीरी पंडित का है वो करीबन अभी तक 50,000 से भी ज्यादा है। और मिलिटेंट जवाब है सलमान निजामी जी, पाकिस्तान की बंदूक से, आतंकवाद से जो कश्मीरी मुसलमान मरा है उसकी तादाद 16,000 है। ये भी एक फैक्ट है। लेकिन उमर फयाज भी एक मुसलमान है कश्मीरी, जो इस देश के लिए शहीद हुआ। जवाब है जो आप लोग भूल जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने सब जुल्म सहते हुए कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन ऐसे कई लोग हुए हमने हथियार उठाया, जिन्होंने हथियार उठाए, जो 16,000 मर गए, हथियार उठाया उन्होंने। इसलिए आप सबको नहीं बोल सकते कि हर एक कश्मीरी आतंकवादी। बहस भटक जाएगी। जल्दी से संबित जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए अंजना जी, कंक्लूजन में देखिए जो बहस होती है ना कभी कभी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच में, इतने प्रचंड जीत एक तरफ और एक हार के बाद भी जब कांग्रेस के प्रवक्ता इतने जोर चिल्लाते हैं तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, मगर अंत में सर मैं प्लीज बोल दूं, चुनाव हारे हिम्मत नहीं हारे, प्लीज अच्छी बात है सर, ऐसे ही आप भविष्य में भी करते रहें। तो अब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अंजना जी, मगर अंत में मुझे सुकून मिलता है कि ये सुधरे नहीं है या सुधरेंगे भी नहीं। सुधर जाएंगे तो चुनौती हो सकते हैं, नहीं सुधरेंगे और ऐसे ही रहेंगे तो यही कहानी आगे भी चलने वाला है। दूसरी बात मैं बताऊं अंजना जी, ये जो आप परिवारवाद की राजनीति के बारे में बात कर रहे थे ना, परिवारवाद एक
प्रचारक बनना क्या होता है कि एक आप सड़क पे निकलो, अपने घर में खाना नहीं खाना, दूसरे घर में खाना खाना, खुद पका के खाना खाना, पोस्टर लगाना, झाड़ू मारना, ये प्रचारक होता है, प्रचार करना विचार का। और परिवारवाद में जब आपके पालने के अंदर उस परिवार का बेटा या बेटी का जन्म होता है और पूरी की पूरी कायनात उस पार्टी की वहां पर लाइन लगा के खड़ी होकर कहती है आ गए हमारे भविष्य के अध्यक्ष, छोटा सा नन्हा सा बालक होता है उसके अंदर, यही हमारा अध्यक्ष होगा, यही प्रधानमंत्री होगा, वो परिवारवाद होता है। ना नड्डा जी जब इतने छोटे थे, ना अमित शाह जी तो भूल जाते हैं, मंत्री बना देते हैं। आप मुझे बता दीजिए नड्डा जी के बाद, आप मुझे बताइए नड्डा जी के बाद कौन बनाया? देखिए विचारधारा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सबसे सब आते हैं, धूल के सर्फ लगता है बीजेपी का। सुनिए अंजना जी, पार्टी का अध्यक्ष समित पात्रा ड्राइविंग सीट है, देश का प्रधानमंत्री ड्राइविंग सीट, शीर्ष पद को आपने बचा के रखा है, लेकिन बाकी सब जगह वो परिवारवाद आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार, इन तीनों को समूल विनाश करना, खत्म करना, इसी के साथ यही हमारा कार्यक्रम का तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनौती है, एक तरफ राष्ट्रवाद है बीजेपी का, दूसरी तरफ क्षेत्रवाद क्षेत्रीय पार्टियों का, और उनकी सफलता के बीच कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।